दोस्तों ये वीडियो है दूसरा पार्ट ग्लोबल फ्लैश पॉइंट मास्टर क्लास सीरीज का। और इसके पहले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए ढेरों धन्यवाद। आप में से जितने लोगों ने भी वी वांट पार्ट 2 कमेंट किया था, उन सब के लिए हम दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हो गए हैं। और बिना टाइम गवाए आइए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की थी, लेकिन आइए अब आपको एशिया के दूसरे छोर पर ले चलते हैं, जहां हमारे कॉलोनियल पावर्स के दिए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स आज तक लोगों के जीवन को दूभर करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान की, जिसकी नियति एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन स्टेट के बीच बटी हुई है। द मिसगाइडेड फेट ऑफ बलूचिस्तान। दोस्तों इस टॉपिक पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान का सबसे अनस्टेबल प्रोविंस बलूचिस्तान नॉर्थ में अफगानिस्तान, साउथ में अरब सागर, वेस्ट में ईरान और ईस्ट में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत से घिरा हुआ है। यहाँ खास बात यह है कि बलूचिस्तान एक जोग्राफिकल रीजन होने के साथ साथ एक एथनिक ग्रुप की आइडेंटिटी का केंद्र भी है और बलोच लोग इस रीजन में सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के बलूचिस्तान को मैप पर देखें तो दोस्तों हम पाएंगे कि इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न रीजन में स्थित है, लेकिन इसके कुछ भाग ईरान के साउथ ईस्टर्न रीजन और अफगानिस्तान के सदर्न रीजन में भी है। यानी बलूचिस्तान तीनों देशों के बीच एक ट्राई जंक्शन रीजन के रूप में मौजूद है और ये रीजन अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, कॉपर, सल्फर, क्लोराइड और गोल्ड के लिए फेमस है। इसके साथ ही पाकिस्तान के टोटल गैस प्रोडक्शन का 40% से ज़्यादा हिस्सा भी केवल इसी रीजन से प्रोड्यूस किया जाता है। और दोस्तों यही नहीं बल्कि इस रीजन में दुनिया के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड रिजर्व्स होने के भी प्रमाण मिले हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये रीजन पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही लिहाज से काफ़ी वैल्यू होल्ड करता है। लेकिन दोस्तों इसकी किस्मत इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू जितनी खास नहीं रही है, क्योंकि जब 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, तब भारत का वो हिस्सा जो बाद में जाके पाकिस्तान बना, वो भी अपने आप में बहुत सी संस्कृतियों और कबीलों का गढ़ था। उन्हीं में से एक बलूचिस्तान भी था दोस्तों, जिसकी हमेशा से हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली हर एंगल से अपनी एक अलग पहचान थी। बलोच कम्युनिटी एक एथनिक ग्रुप के रूप में हमेशा से पाकिस्तान के सिंधी और पंजाबी कम्युनिटी से अलग रही और आज भी बलोच कम्युनिटी खुद को पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान की नेबरिंग कम्युनिटी से ज़्यादा कनेक्टेड पाती है। लेकिन जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अपना कब्जा किया है दोस्तों, तब से ही इस रीजन में पाकिस्तानी मिलिट्री की बहुत भारी प्रेजेंस रही है। तब से ही इस रीजन में किसी भी तरह के विद्रोह की आशंका को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा फोर्स का एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मास मर्डर्स, रेप्स और एक्सप्लॉयटेशन जैसी कुकृतियां भी की जा रही हैं। यही नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में भी इस रीजन के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और कुल मिलाकर बलोच कम्युनिटी को अपनी ही जमीन से बेदखल होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। दोस्तों इन्हीं सब अत्याचारों ने इन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है और शुरू में जो बलोच विद्रोह पाकिस्तान के अग्रेशन के खिलाफ शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे उनकी अपनी खुद की पहचान बचाए रखने का एक संघर्ष बन गया है। दोस्तों खास तौर पर इस बलोच इंसर्जेंट मूवमेंट में असली तेजी बीते 2 दशकों में देखने को मिली है और इसका सबसे बड़ा कारण है इस रीजन में चाइना का बढ़ता दखल। दोस्तों बलूचिस्तान रीजन में चाइना के बड़े इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से यहाँ की कम्युनिटी पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। और क्योंकि चाइना के इस बढ़ते इन्वेस्टमेंट से न केवल इस रीजन की परंपरागत इकोनॉमी और एनवायरमेंट को खतरा है, बल्कि यहाँ की डेमोग्राफी और बलूचिस्तान की एथनिक आइडेंटिटी को भी इससे काफी बड़ा खतरा है। साथ ही उन लोगों का मानना है दोस्तों कि चाइना जैसे जैसे इस रीजन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे उनका पाकिस्तान से अलग होने का सपना भी दूर होता जाएगा, क्योंकि फिर इस लड़ाई में चाइना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनकर उभरेगा। और दोस्तों यही नहीं, जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ग्वादर पोर्ट एक स्टेट ओन चाइनीज कंपनी को 40 सालों के लिए लीज पर दे दिया है, बलूच नेशनलिस्ट को यह भी डर है कि इस बढ़ते चाइनीज इन्वेस्टमेंट से कहीं समूचा बलूचिस्तान एक चाइनीज कॉलोनी न बन जाए। और साथ ही अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से ग्वादर चाइना की एक फुली डेवलप्ड पोर्ट सिटी बन जाती है, तो इससे इस रीजन की डेमोग्राफी बदल जाएगी और फिर बलोच लोग जो पिछले सैकड़ों साल से यहाँ फल फूल रहे हैं, वो अपनी ही जमीन पर एक एथनिक माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। और यही कारण है दोस्तों कि जैसे जैसे इस रीजन में चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। और दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो जैसा बलूचिस्तान में हो रहा है, ठीक ऐसा ही एक समय में ईस्ट पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी बंगाली आइडेंटिटी को तरजीह देते हुए इंडिया की मदद से आज़ाद बांग्लादेश बना लिया। ऐसे में ये इतिहास फिर एक बार दोहराया जा सकता है। और एक तो पाकिस्तान ने शायद इतिहास से सबक नहीं लिया है कि कैसे देशवासियों को दबा और कुचल कर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है। और दूसरा कि इस बलोच मूवमेंट में भी इंडिया की एक अहम भूमिका देखने को मिलती रही है, जिसमें अक्सर बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स भारत से ये गुहार लगाते रहे हैं कि वो इसमें प्रत्यक्ष रूप से दखल दे। और दोस्तों ये थी कहानी बलूचिस्तान के टर्मोइल की। और इसके बाद आइए अब थोड़ा और वेस्ट वर्ड्स यानी मिडिल ईस्ट की ओर रुख करते हैं। इजराइल वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड।
दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे गाजा वॉर से आप भली भांति अवगत होंगे, इसीलिए आज हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि इस सेक्शन में हम इस रीजन की कुछ और मेजर फॉल्ट लाइन्स के ऊपर बात करेंगे, जो आपको इस रीजन के हर छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, हर छोटे बड़े फेस ऑफ को समझने में आपकी मदद करेगा। अगर आप ये समझ गए दोस्तों, तो आप इस रीजन के हर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की जड़ों को समझ पाएंगे। दोस्तों, असल में आज आप जो मिडिल ईस्ट में वॉर्स देखते हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं नेशनलिज्म से जुड़ा है, और मुस्लिम कंट्रीज का कम्युनिटीज के बीच नेशनलिज्म और पैन नेशनलिज्म को लेकर ये टेंशन काफी लंबे समय से अनरिजॉल्व्ड है। और यूं तो इन फॉल्ट लाइन्स के बहुत सारे कारण हैं, किंतु इन सब के ओरिजिनल रूट्स सऊदी और ईरान की सदियों पुरानी राइवलरी में ट्रेस किए जा सकते हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच इस प्रॉक्सी वॉर के असल रूट्स को समझने के लिए दोस्तों, हमें समय में थोड़ा और पीछे जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी इस्लाम के बरसों पुराने शिया सुन्नी डिस्प्यूट से जुड़ी हुई है। आपको यहाँ बता दें कि 17वीं सेंचुरी में ईरान की सफाविद डायनेस्टी ने इस्लाम के शिया सेक्ट को एम्ब्रेस किया था, और उन्होंने ईरान को शिया सेक्ट के फॉलोअर्स के रूप में प्रेजेंट किया। वहीं दूसरी ओर 18वीं सेंचुरी में हाउस ऑफ साउद ने इस्लाम के एक दूसरे सेक्ट यानी सुन्नी सेक्ट को अपहोल्ड किया, यानी कि ये दोनों देश इस्लाम के दो ऑपोजिट सेक्ट्स को एम्ब्रेस करने लगे, और यहीं से मिडिल ईस्ट की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और डीप रूटेड राइवलरी की शुरुआत हुई। और दोस्तों, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इस बीच एक ऐसा पीरियड भी था जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ काफ़ी स्मूथ और अच्छे रिलेशन एंजॉय करते थे। उदाहरण के लिए, कोल्ड वॉर एरा के दौरान सऊदी अरेबिया और ईरान ने यूएस को सपोर्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट में एक साथ मिलकर एक एंटी सोवियत फ्रंट बिल्ड किया था, और यहाँ ईरान यूएस की मिलिशियाज को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड कराता था और सऊदी अरेबिया फंडिंग सपोर्ट देता था। यानी दोस्तों, आज ये दोनों भले ही यूएस के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप शेयर करते हैं, किंतु एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों ही देश यूएस के साथ एक क्लोज इक्वेशन शेयर किया करते थे, और इन दोनों को मिडिल ईस्ट में रीजनल सिक्योरिटी के लिए यूएस के ट्विन पिलर्स कहा जाता था। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ दोस्तों, क्योंकि उस समय इन दोनों ही कंट्रीज के मोनार्क्स को यूएस के द्वारा सपोर्ट किया जाता था। लेकिन 1979 में ईरान में एक लैंडमार्क इवेंट हुआ, जिसने मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं ईरानियन रेवोल्यूशन की। दोस्तों, इस रेवोल्यूशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोला खुमैनी के शिया मिलिशियाज ने यूएस बैक्ड किंग शाह मोहम्मद रेजा पहलावी को ओवरथ्रो कर दिया, और इसी के साथ ईरान में मोनार्की को थियोक्रेसी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। दोस्तों, थियोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर कंट्री के सुप्रीम लीडर वहां के एक रिलीजियस लीडर होते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ उसी साल सऊदी अरेबिया में भी एक बड़ा बदलाव हुआ, और नवंबर 1979 में कुछ एक्सट्रीमिस्ट मिलिशियाज ने मक्का की ग्रैंड मॉस्क पर अटैक किया, और इसके बाद सऊदी अरेबिया के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर एक फुल स्टॉप लग गया, और धीरे धीरे सऊदी अरेबिया फिर से कंजर्वेटिव सोसाइटी की ओर बढ़ गया, और वहां पर सुन्नी सेक्ट के एक स्ट्रिक्ट वर्जन वहाबिज्म को एम्ब्रेस किया गया। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके चलते शिया मुस्लिम्स का एक नया रेडिकल ब्रांड इमर्ज हुआ, और ये नया वर्जन सऊदी अरेबिया के सुन्नी कंजर्वेटिव्स के साथ क्लैश करने लगा। और दोस्तों, इसी के चलते इन दोनों इस्लामिक कंट्रीज के बीच रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोल की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। वो दोनों ही ऑयल रिच मिडिल ईस्ट और उसके सराउंडिंग रीजन में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे, और अगर देखा जाए तो शियाज और सुन्नीज ना चाहते हुए भी इस पावर स्ट्रगल में फंस गए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने आपस में कभी एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर नहीं की, और ये दोनों ही दूसरे देशों में इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे। इन्हीं दोनों पावर्स की राइवलरी के चलते आज सीरिया, यमन, बहरीन और लेबनान जैसे देशों में सिविल वॉर और पॉलिटिकल अनरेस्ट ना सिर्फ शुरू हुआ बल्कि आज तक बना हुआ है। दोनों ही पावर्स आज अपने इंटरेस्ट के लिए सेक्टेरियनिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हैं, और इसका नतीजा ये है कि आज यूएई, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे सुन्नी स्टेट्स हमें सऊदी ब्लॉक्स में दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इराक और सीरिया की शियाइट रिजीम्स ईरान के ब्लॉक में नजर आती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मिडिल ईस्ट में भी कोल्ड वॉर की जैसी ही कैंप पॉलिटिक्स चल रही है। अपनी इसी राइवलरी के चलते ये दोनों देश इस रीजन में कई डेडली प्रॉक्सी वॉर्स लड़ चुके हैं, और इन दोनों के प्रॉक्सी वॉर्स इस रीजन के बहुत से देशों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर चुके हैं। दोस्तों, ये सिलसिला 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद और भी तेजी से इंटेंसिफाई हुआ है, और अरब स्प्रिंग के दौरान जब अरब कंट्रीज के रिजीम्स को ओवरथ्रो किया गया था, तो उसमें बहुत से देश पीसफुल ट्रांजिशन नहीं कर पाए। सीरिया, यमन और इराक जैसे देशों में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, और इस वैक्यूम को सऊदी और ईरान ने अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया। ये दोनों इन देशों में लड़ रहे ऑपोजिट फैक्शंस को फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सपोर्ट देकर उनको आपस में लड़ने के लिए बूस्ट करते रहे, और दोस्तों, इसी को प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सीरिया में ईरान बशर अल असद की शियाइट रिजीम को सपोर्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया यहाँ मौजूद सुन्नी रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। उसी तरह ईरान लेबनान में शिया मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह और यमन में
हूथी रेबल्स को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, लेबनान और यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पूरी कहानी में इजराइल कहाँ छुपा बैठा है। तो यहाँ आपको एक बात बता दें दोस्तों कि भले ही इजराइल ईरान और सऊदी अरेबिया की इस रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल राइवलरी में एक नॉन अलाइंड स्टांस परस्यू करता है, लेकिन ईरान के द्वारा बैक्ड ये सभी रेबल ग्रुप्स इजराइल के बिटर राइवल्स हैं और कई बार यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कि इस्लाम को कौन अपहोल्ड करता है केवल इसी चीज से डिसाइड होता है कि इजराइल से नफरत ज्यादा कौन करता है और कौन इसकी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है। और इसी कारण आज की डेट में इजराइल को भी इन दोनों देशों से उनका वर्स्ट साइड देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों, अगर आपको ये पूरी खिचड़ी और डिटेल में समझनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कल ही चैनल पर लाइव हुआ है, जिसमें हमने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े फेयर की बात की है और इसमें आपको ये सारी चीजें कि इस डायनेमिक में इजराइल कैसे फिट होता है काफी डिटेल में समझाया है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया के एक और कोने में अर्मीनिया और एजरबाईजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि इस रीजन के सबसे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट की लिस्ट में भी आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले 40 सालों से इन दोनों देशों के बीच अनरेस्ट क्रिएट किए हुए है और इसकी कीमत हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। असल में दोस्तों, अर्मेनिया और एजरबाईजान ये दोनों ही सोवियत रशिया की फॉर्मल रिपब्लिक्स हुआ करती थी, लेकिन जब ये दोनों ही रिपब्लिक्स यूएसएसआर से टूटकर अलग हुई तो इनके बीच टेरिटरी को लेकर बहुत से विवाद हुए। 1990s में अर्मेनिया ने एजरबाईजान के कुछ हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन 2020 में ये गेम पलट गया। 2020 में इन दोनों के बीच एक बड़ा क्लैश हुआ दोस्तों, जहां एजरबाईजान ने सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़कर उसकी फॉर्मर टेरिटरी को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। और तो और लास्ट ईयर एजरबाईजान ने डिस्प्यूटेड नगोर्नो काराबाख रीजन से 1 लाख अर्मेनियंस को अपना एंशिएंट होमलैंड छोड़कर वापस जाने के लिए फोर्स किया। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि आज टाइम और पावर एजरबाईजान का फेवर कर रहे हैं और यूरोप, रशिया, इसराइल और टर्की उसको हर तरफ से किसी ना किसी रूप में सपोर्ट मिल रहा है और इसीलिए वो आज अर्मेनिया को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अर्मेनिया भी इस सच्चाई से पूरी तरीके से वाकिफ है और अर्मेनिया का कहना है कि एजरबाईजान उनके खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और इसी को अवॉइड करने के लिए अर्मेनिया इस साल मई में एजरबाईजान को उसके 4 बॉर्डर विलेज वापस करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, फिलहाल यहाँ एक बड़े वॉर का खतरा तो टल गया है, लेकिन इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड और नाजुक है कि कॉन्फ्लिक्ट फिर से कभी भी इग्नाइट हो सकता है। और दोस्तों, ये है एंड इस वीडियो का, यानी कि इस सीरीज के पार्ट 2 का। और अगर आपको अगला पार्ट जल्दी चाहिए तो कमेंट करिए वी वांट पार्ट 3। और दोस्तों, इसके साथ ही हम एशिया के सभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर कर चुके हैं और आगे के वीडियोस में हम दूसरे कॉन्टिनेंट्स की ओर बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में वी वांट पार्ट 3 कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए इस सीरीज का 3rd पार्ट लेकर हाजिर होऊंगा। इस सीरीज को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।